श्याम कोचिंग क्लासेस चित्तौड़गढ़ में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, राजस्थान पुलिस का जो पेपर है बहुत ही जल्द होने वाला है। आप सभी को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। राजस्थान पुलिस में साइंस विभाग के जो आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे उनके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इसमें अपन देखते हैं साइंस के लिए कुछ अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो देखना दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। इन क्वेश्चन का आप आंसर देने का प्रयास करें। अगर आपको ये आंसर्स आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप इनको सीखने का प्रयास करें। जैसे पहला क्वेश्चन ये रहा, बीरबल साहनी किस विज्ञान के किस क्षेत्र से संबंधित है? रसायन विज्ञान, पैलियोबोटनी, भौतिक विज्ञान, कंप्यूटर विज्ञान। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं पिछले 2 पेपरों में डिस्कस कर चुका हूं। प्रोफेसर बीरबल साहनी पैलियोबोटनी से संबंधित है। ये क्या पैलियोबोटनी क्या होती है कि पेड़ पौधे जो होते हैं टेट्रोफाइट्स वगैरह, इनके जीवाश्म मिलते हैं और इनके जीवाश्मों का जो अध्ययन होता है वो पैलियोबोटनी है। तो एक तरह से जीवाश्मों के अध्ययन से संबंधित है प्रोफेसर बीरबल साहनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यार, भारत का प्रथम चंद्र मिशन में चंद्रयान फर्स्ट किस दिनांक को लॉन्च किया गया? तो दोस्तों, ये अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसका आंसर राइट है 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा। अच्छा, 2 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन थे, आपको सीधे रखने होते हैं, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। ओके, जैसे तीसरा क्वेश्चन, ये भी इंफॉर्मेशन के लिए, आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। जैसे प्लास्टिक सर्जरी के जनक किसे कहा जाता है? तो आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी यानी प्लास्टिक सर्जरी के जनक कहा जाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये तो पुराने टाइम पे थे, हमारे वेदों के टाइम पर है ना। तो अब देखना, जो आचार्य सुश्रुत थे तो इनके बारे में बताया जाता है कि किसी का नाक कट गया था तो उन्होंने उनकी नाक को रिपेयर कर दिया था, सही कर दिया था नाक को। तो एक तरह से प्लास्टिक सर्जरी है। तो सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी किसने किया? आचार्य सुश्रुत ने। तो इसके अकॉर्डिंग इनको हम जो आचार्य सुश्रुत को प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहते हैं। तो ये रहे 3 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन के आंसर सीधे। ओके, नंबर 4था क्वेश्चन, ओजोन में ऑक्सीजन की परमाणुकता कितनी होती है? दोस्तों, परमाणुकता शब्द का क्या मतलब होता है? परमाणुकता का मतलब होता है परमाणुओं की संख्या। जैसे मैं लिख दूं O2, तो ये ऑक्सीजन गैस है। O2 गैस, ऑक्सीजन गैस। इसमें कितने ऑक्सीजन नजर आ रहे हैं? 2 लिखा हुआ है, 2 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पर परमाणुकता O2 की कितनी हो गई? 2 हो गई। इस तरह से O3 ये होती है ओजोन गैस। कौन सी गैस? ओजोन। और ओजोन में कितने ऑक्सीजन होते हैं? 3 ऑक्सीजन। तो ओजोन की परमाणुकता कितनी है? 3 है। जैसे H2O लिखा हुआ है, तो H2O में दिख रहा है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो कुल कितने परमाणु हो गए? 3। तो यहाँ पर H2O की परमाणुकता 3 है। जैसे हम लिखते हैं NaCl, तो NaCl में सोडियम 1 हो गया और Cl 1 हो गया। तो कितने परमाणु नजर आ रहे हैं? 2। तो यहाँ पे परमाणुकता 2 है। तो कुल मिला के आप जो मॉलिक्यूल देख रहे हो, परमाणु देख रहे हो, उसके अंदर जो अणु देख रहे हो उसके अंदर कितने परमाणु है, वही इसकी परमाणुकता कहलाएगी। तो पूछा गया ओजोन, तो देखना ओजोन ये रहा। ओजोन में कितने परमाणु होते हैं? O3 यानी कि 3 ऑक्सीजन परमाणु होते हैं। तो परमाणुकता कितनी हो गई? 3 हो गई। सो आंसर राइट हो गया। अच्छा, देखो दोस्तों, ओजोन जो होती है ये हमारे जैसे पृथ्वी है, तो पृथ्वी पर गैसों का ये वायुमंडल है। वायुमंडल की जो ये लेयर है, ऊपर ओजोन की एक लेयर होती है जिसको ओजोन परत कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात, ओजोन परत। ये ओजोन परत क्या काम आती है? तो ये ओजोन परत जो होती है, सूर्य से पराबैंगनी प्रकाश आता है, इस तरह से अल्ट्रावायलेट रेस। तो उस सूर्य से आने वाले पराबैंगनी प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और हम तक पराबैंगनी प्रकाश को नहीं पहुंचने देती। तो ओजोन परत हमारी पराबैंगनी प्रकाश से रक्षा करती है, क्योंकि अगर ये पराबैंगनी प्रकाश हम पर गिरा, त्वचा पर गिरा तो स्किन कैंसर का खतरा है और त्वचा के रोग हो सकते हैं। आंखों पर गिरा तो आंखों से संबंधित बीमारियां हो सकती है। तो कुल मिला के हमारे लिए पराबैंगनी प्रकाश घातक होता है। आपको पता है, अगर पराबैंगनी प्रकाश हमारे सेल के ऊपर, कोशिका के ऊपर गिरता है तो हमारे कोशिका में डीएनए को क्षतिग्रस्त कर सकता है, जिसमें डीएनए में म्यूटेशन हो जाता है और बहुत सारे कैंसर जैसे रोग होने की भी संभावना है। ओके, जिससे क्या है कि अगर डीएनए के ऊपर ये हमारा ऊपर पराबैंगनी प्रकाश गिरा तो हमारे डीएनए में सब हर कोशिका के जो केंद्र होता है उसके अंदर प्रोटोऑन्कोजीन पाया जाता है। ये पराबैंगनी प्रकाश उस प्रोटोऑन्कोजीन को ऑन्कोजीन में बदल देता है और ऑन्कोजीन रिस्पांसिबल होता है कैंसर के लिए। तो ये पराबैंगनी प्रकाश अगर हमारे ऊपर गिरा तो कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है। ओके, तो ये ओजोन परत हो गई। तो ओजोन परत क्या करती है? हमारी रक्षा करती है इन पराबैंगनी किरणों से। ओजोन परत की जो मोटाई है, इस मोटाई को किस में मापा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन परत की जो मोटाई है, इस मोटाई को डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है। किसमें? डॉप्सन यूनिट। ओके, डॉप्सन यूनिट में मापा जाता है, ध्यान रखने लायक बात है। ओके, ये ओजोन परत खत्म भी होती है क्या? बिल्कुल होती है। हम जो अपने घरों में जो फ्रिज यूज करते हैं या फिर जो एसी यूज करते हैं, यहाँ से CFC निकलती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं ये निकलते हैं और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होते हैं इस ओजोन परत को क्षतिग्रस्त करते हैं, जिससे ओजोन परत की मोटाई धीरे धीरे कम होती जाती है।
तो हम कहते हैं ओजोन में छेद हो गया। अब एक्चुअल में तो गैस ही ले रहे, गैस में क्या छेद हो सकता है? ऐसी बात नहीं, गैस में छेद नहीं होता। ओजोन में छेद होने का मतलब है कि ओजोन परत की मोटाई घट चुकी है। तो जो हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन यूज करते हैं, ये ओजोन परत की मोटाई को घटाते हैं। इसी तरह से क्लोरीन मुक्त मूलक है, वो भी इसको प्रभावित करते हैं। तो देखना कुल मिलाकर के ओजोन परत की मोटाई घटती जा रही है। तो ओजोन परत की मोटाई को अपन डॉप्सन यूनिट में मापते हैं और क्लोरोफ्लोरोकार्बन से इसकी मोटाई प्रभावित होती है। याद रखने लायक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ कमरे के ताप पर ठोस नहीं है? ये पूछ रहा है कि ठोस नहीं है। ठोस नहीं है तो या तो द्रव हो सकता है या गैस हो सकता है, लेकिन ठोस नहीं होगा। नमक, सोडियम क्लोराइड आपने देखा होगा ठोस है कमरे के तापमान पर, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। फिटकरी ठोस होती है, आंसर नहीं हो सकता। मौसागंध भी आंसर नहीं हो सकता। जबकि ऑक्सीजन, आपको पता है ऑक्सीजन एक गैस है, हमारे चारों ओर अभी सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन है। क्या ऑक्सीजन द्रव है? नहीं है, अभी तो गैस के फॉर्म में है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा इसमें? ऑक्सीजन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, वह ताप जिस पर द्रव ठोस में बदलता है। ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, द्रव का ठोस में बदलना। ओके, द्रव का ठोस में बदलना, जैसे हम एग्जांपल ले लिए जल किस में बदल जाए? बर्फ में, तो द्रव ठोस में बदल रहा है। तो इसको कहते हैं, द्रव के ठोस में बदलने कहते हैं हिमायन। क्या कहते हैं दोस्तों? हिमायन। और ठोस का द्रव में बदलना ये कहलाता है गलन। अब हमसे क्या पूछा है? द्रव का ठोस में बदलना, यानी कि हिमायन आंसर होगा। या द्रव का ठोस में बदलना क्या कहलाता है? हिमायन कहलाता है। अब ऑप्शन में हिमायन दिया नहीं है तो क्या दिया? हिमांक टिक कर देंगे। वैसे हिमांक का मतलब क्या होता है? वह तापमान जिस पर ठोस जो है, सॉरी द्रव जो है ठोस में बदल रहा है, उसको अपन हिमांक कहेंगे। और गलनांक वह तापमान जिस पर ठोस द्रव में बदल रहा है, उसको गलनांक कहेंगे। लेकिन क्योंकि हमारे ऑप्शन में गलन और हिमायन नहीं दिया था, तो हम इसको टिक कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिश्रण है? मिश्रण। ओके, जैसे H2 की बात करें तो H2 क्या है? H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनका निश्चित अनुपात नजर आ रहा है आपको, 2 अनुपात 1। तो जो निश्चित अनुपात में होते हैं तो यौगिक होते हैं, तो ये तो नहीं है, आंसर नहीं हो सकता हमारा। जैसे लोहा आयरन Fe, तो Fe बोल दिया तो एक ही तत्व हो गया। तो जैसे नमक बोला तो NaCl बोल दिया, तो इसका कंपोजिशन फिक्स है 1:1 में Na सोडियम और क्लोराइड है। लेकिन अगर पीतल बोल दिया तो पीतल क्या है? ये 2 धातुओं का मिश्रण है, ये मिश्र धातु है। तो मिश्र धातु है तो पीतल हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, कॉपर जिंक की बनी होती है पीतल। हाँ, एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, परमाणु संरचना का प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया था? परमाणु संरचना का प्लम पुडिंग मॉडल, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखना, परमाणु संरचना के लिए या एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए अलग-अलग मॉडल दिए गए। तो एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था जे थॉमसन, उन्होंने बताया कि परमाणु जो होता है वो बिल्कुल तरबूज के समान होता है। परमाणु का मॉडल तरबूज जैसा होता है। जैसे तरबूज के अंदर लाल भाग होता है, वैसे ही परमाणु में धनावेशित भाग होता है, धनावेशित भाग। और जैसे तरबूज के अंदर काले काले बीज धसे रहते हैं, वैसे ही परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन धसे रहते हैं। तो उन्होंने परमाणु की तुलना जो है वो तरबूज से कर दी। इसी को परमाणु जो जे थॉमसन का मॉडल कहते हैं और इसी को प्लम पुडिंग मॉडल कहते हैं। तो प्लम पुडिंग मॉडल किसने दिया? जे थॉमसन है। तो हमारा आंसर कौन सा राइट हो जाएगा? ब वाला। अच्छा, प्लम पुडिंग मॉडल में किससे तुलना की थी इन्होंने? परमाणु की तरबूज से की थी। परमाणु के धनावेश की तुलना किससे की थी? तरबूज के लाल भाग से की थी। और परमाणु के ऋणावेश या इलेक्ट्रॉन की तुलना किससे की थी? सॉरी, परमाणु के इलेक्ट्रॉन की तुलना इन्होंने तरबूज के बीज से की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपकी स्क्रीन पर, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? दोस्तों ये हर पेपर में मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं, न्यूट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन। न्यूट्रॉन का खोजकर्ता जेम्स चैडविक है। आपको ध्यान रखना है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की, चैडविक। इस तरह से न्यूट्रॉन नाम किसने दिया? न्यूट्रॉन नाम भी चैडविक ने दिया। ओके, तो न्यूट्रॉन के लिए दोनों ही चीजें सेम आती है, जिसने खोज की उसी ने नाम दिया। जबकि इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, जे थॉमसन। और इलेक्ट्रॉन नाम किसने दिया था? तो इलेक्ट्रॉन नाम स्टोनी ने दिया था, स्टोनी नाम का साइंटिस्ट था, उसने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? गोल्डस्टीन ने की थी, गोल्डस्टीन। ओके, और प्रोटॉन की बात कर ले कि प्रोटॉन का जो नामकरण है, ये प्रोटॉन का नामकरण किसने दिया? तो रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया था। किसने? रदरफोर्ड ने। तो ये दोनों केस में नाम देने वाला और खोज करने वाला अलग अलग है। लेकिन अगर बात करें न्यूट्रॉन की तो इन दोनों के लिए ही सेम है। प्रोटॉन जो होता है इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, धनावेश होता है। न्यूट्रॉन जो होता है इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, ऋणावेश होता है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेश होता है और न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 परमाणु का आकार कितना होता है? देखना दोस्तों, परमाणु जो है ये परमाणु के अंदर होता है नाभिक।
नाभिक की कोटि क्या होती है आकार की? नाभिक होता है 10⁻⁻15 मीटर की कोटि का, और परमाणु का आकार होता है 10⁻10 मीटर की कोटि का। तो हमको पता है परमाणु का आकार 10⁻10 मीटर की कोटि का होता है, बट एक्चुअल में इसने कहीं पर भी 10⁻10 नहीं दिया है, तो मीटर में नहीं दिया, सेंटीमीटर में दिया है। तो अगर आप मीटर को सेंटीमीटर में बदलते हो, हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब 100 सेंटीमीटर को हम 10 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 1 मीटर बराबर 10 का स्क्वायर सेंटीमीटर। अब हमको लिखना पड़े 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो हम लिखेंगे 1/10 का स्क्वायर मीटर, और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर बराबर, ये 10 का स्क्वायर है, 10 ऊपर चला जाएगा तो 10⁻2 मीटर हो जाएगा। अब ये 10⁻2 मीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 10⁻2 मीटर होते हैं। यहाँ पर हम जानते हैं कि परमाणु का आकार पूछा है, ये रहा परमाणु का आकार कितना है 10⁻10 मीटर, 10⁻10 मीटर। इस मीटर की जगह पर हम क्या डालना चाह रहे हैं, सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर ये रहा, मीटर सेंटीमीटर का समान 10⁻2 सेंटीमीटर। तो प्लस का 2 और माइनस का 10, तो माइनस का 8 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा, ये रहा। तो सीधे याद रख लो परमाणु के जो आकार होता है वो 10⁻8 सेंटीमीटर में, और इसी को मीटर में बोलोगे 10⁻10 मीटर में। और यही बात करें अगर नाभिक की पूछता तो नाभिक के लिए 10⁻15 मीटर में होता, ओके, और सेंटीमीटर में 10⁻13 हो जाता। क्वेश्चन नंबर 11, हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होती है? तो देखना दोस्तों, एक तो होता है हाइड्रोजन, इसका एक समस्थानिक होता है जिसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, और एक होता है ट्राइटियम। हाइड्रोजन को प्रोटियम भी कहा जाता है। हाइड्रोजन के अंदर देखना इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है और इसकी द्रव्यमान संख्या भी 1 होती है। यहाँ पर देखा जाए प्रोटॉन की संख्या, तो हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन होता है, और न्यूट्रॉन की संख्या देखा जाए तो हाइड्रोजन के अंदर 0 न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम में देखा जाए तो 1 प्रोटॉन होता है और 1 न्यूट्रॉन होता है, और ट्राइटियम में देखा जाए तो 1 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो देखना दोस्तों, यहाँ पर आप देखोगे ड्यूटेरियम का परमाणु क्रमांक 1 होगा, इसकी द्रव्यमान संख्या 2 होगी। ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक 1 होगा, द्रव्यमान संख्या 3 होगी। तो ये आपको सभी के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पर पूछा गया था समस्थानिक ड्यूटेरियम में न्यूट्रॉन की संख्या, ये रहा ड्यूटेरियम, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी? 1, तो आंसर किस चला जाएगा? 1 चला जाएगा। अगर ये पूछा था हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, तो आंसर 0 जाता, हाइड्रोजन में 0 न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा, सोडियम का प्रतीक क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन। सोडियम का प्रतीक S नहीं होता है, S सल्फर का होता है, ऐसा ही नहीं होता, ये Na नहीं होता है, निकल का होता है, जबकि इसका प्रतीक Na होता है। ये क्वेश्चन इसलिए दिया क्योंकि सोडियम आपको लगता है S से शुरू होता होगा, तो सोडियम का प्रतीक ऐसा नहीं होता बल्कि Na से होता है, नेट्रियम कहा जाता है इसको, ये इसका लैटिन नाम है। तो ध्यान रखना, सोडियम का नाम लैटिन नाम है और ये इसका प्रतीक Na होता है, मतलब नेट्रियम इसका लैटिन नाम, सोडियम नाम लैटिन नहीं है, नेट्रियम लैटिन नाम है, और ये इसका प्रतीक Na होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा, कार्बोनेट का मूल सूत्र क्या होता है? तो कार्बोनेट का मूल सूत्र ये वाला होता है, ये चल जा, ये होता है CO3-2। अगर इसी के साथ एक हाइड्रोजन जोड़ दो आप, ये एक हाइड्रोजन दे दिया इसको, तो ये हो गया CO3-, ओके। अब इसके साथ अगर पोटेशियम जुड़ता है तो ये हो जाएगा KHCO3, और इसको अपन बोलेंगे पोटेशियम बाइकार्बोनेट। इसी के साथ अगर मान लो सोडियम जुड़ जाए तो ये हो जाएगा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। और यहाँ पर देखना अगर इसके साथ दूसरा हाइड्रोजन जुड़ जाए तो H2CO3 हो जाएगा, ओके। तो ये कार्बोनेट का जो है मूल सूत्र ये होता है, मूलक का सूत्र, ओके सॉरी, मूलक सूत्र। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, सोडियम क्लोराइड में उपस्थित बंध का क्या नाम है? देखना दोस्तों, सोडियम जो होता है वो Na+ होता है और क्लोराइड जो होता है वो Cl- होता है। तो इन दोनों के बीच में आयनिक बंध पाया जाता है। कैसा बंध? आयनिक बंध। ये आयनिक बंध होता है, ये देखा आयनिक बंध, ओके। धात्विक बंध कहां पर पाया जाता है? धातुओं के बीच। सहसंयोजक बंध सहसंयोजक यौगिकों में पाया जाता है। जैसे आप बात करो जो है ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो यहाँ पर इनके बीच में सहसंयोजक बंध है। हाइड्रोजन बंध हाइड्रोजन के बीच में पाया जाता है। हाइड्रोजन बंध FON फोन में पाया जाता है, यानी हाइड्रोजन अगर फ्लोरीन के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोजन बंध बनाता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो हाइड्रोजन बंध बनाता है, और नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तो भी हाइड्रोजन बंध बनाता है, ओके। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 ये रहा, निम्नलिखित में से परिवर्तनशील संयोजकता कौन दर्शाता है? मतलब देखो दोस्तों, जैसे आपने देखा O- सोडियम प्लस, ओके, तो ये N के ऊपर जो लिखी है ना, इनकी संयोजकता है प्लस, है ना, जो लिखा हुआ है प्लस वाला। अब कौन सा ऐसा है जो परिवर्तनशील संयोजकता दर्शाता है? धातु की केस में बात करें संयोजकता, तो यहाँ पर सोडियम जो है ये S ब्लॉक का है, पोटेशियम S ब्लॉक का है, कैल्शियम ये भी S ब्लॉक का है, तो इसकी +1 होती है, इसकी +2 होती है, इसकी +1 होती है, इनकी फिक्स होती है। मतलब सोडियम हमेशा Na+ ही लिखा जाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन ही त्याग सकता है, कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, और पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। लेकिन देखना अगर Cu की बात करती है, कॉपर है, और कॉपर जो है परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। इसकी संयोजकता कॉपर +1 के रूप में भी दिखता है, कॉपर +2 के रूप में भी दिखता है।
क्यों? क्योंकि ये डी ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का? डी ब्लॉक का। बाकी सारे एस ब्लॉक के तत्व है, लेकिन कॉपर डी ब्लॉक का तत्व है। और डी ब्लॉक के तत्वों का गुणधर्म होता है कि डी ब्लॉक के तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। तो कॉपर भी दो ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, +1 और +2। ओके, ऐसा इनके डी ब्लॉक में इलेक्ट्रॉन का विन्यास जिस प्रकार होता है कि दो प्रकार की अवस्थाएं दर्शा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपको सीधे याद रखना है कि जैसे एस ब्लॉक है तो वो निश्चित ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, निश्चित संयोजकता दर्शाता है, लेकिन डी ब्लॉक वाले परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। हाँ, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, 17 अप्रैल 2014 को पृथ्वी समान खोजे गए ग्रह का क्या नाम था? ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, आपको सीधे याद रखना है। केपलर 186f पृथ्वी के समान खोजा गया ग्रह था, और ये कब खोजा गया था? 17 अप्रैल 2014 को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका की किस कोशिकाओं को आत्मघाती थैली कहते हैं? तो देखना, लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? क्योंकि लाइसोसोम के अंदर जो होता है वो जल अपघटनीय एंजाइम पाए जाते हैं। जल अपघटनीय एंजाइम क्या करते हैं? ये अम्लीय एंजाइम होते हैं, और ये क्या करते हैं? एसिडिक मीडियम होने की वजह से अगर ये कोशिका में आ गए या फिर इनके अंदर आपने कोई पदार्थ भेजा तो ये उसका अपघटन कर देते हैं, उसको पचा देते हैं। गलती से अगर लाइसोसोम फट जाए तो इसके सारे एंजाइम कोशिका में बिखर जाते हैं और पूरी कोशिका को ही पचा लेते हैं। इसीलिए इसको आत्मघाती थैला यानी सुसाइड बैग भी कहते हैं, इसको सुसाइड बॉम्ब भी कहते हैं। ओके, ध्यान रखना। माइटोकॉन्ड्रिया को अपन शक्ति ग्रह कह सकते हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं, और गोल्जी बॉडी को जो है अपन सेल का या कोशिका का ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18, केंद्रक की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की थी। आपको ध्यान रखना है, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की, जबकि रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सर्वप्रथम कोशिका को देखा था। रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम जो कोशिका देखी थी वो मृत कोशिका थी, और इसने स्पेनिश कर्कश शुगर या फिर बोल सकते हैं कॉर्क जो होता है ना, कॉर्क की छाल के अंदर कोशिका को देखा था। मधुमक्खी के छत्ते में जो कोष्ठक होते हैं वैसे ऐसे कोष्ठक से इसको नजर आए थे। एक्चुअल में मृत कोशिका जो थी ना, इसको केवल और केवल कोशिका की कोशिका भित्ति दिखाई देती, और उन्होंने अपनी बुक माइक्रोग्राफी में इसका वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है अपने 19। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा, कोशिका की किस कोशिकाओं को कोशिका का शक्ति ग्रह कहते हैं? अभी जस्ट बताया मैंने, माइटोकॉन्ड्रिया को शक्ति ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनाई जाती है। एटीपी क्या है? हमारे शरीर की ऊर्जा मुद्रा है। एटीपी हमारे शरीर की ऊर्जा मुद्रा है। आप मार्केट में चले जाओ आज, तो जब तक आपके पास गांधी जी की फोटो वाला नोट नहीं होगा आपका काम नहीं होगा। आप कल को मान लो किसी हीरो की फोटो वाला नोट लेकर के जाओ मार्केट में, बोलो फोटो तो इस पर भी काम हो जाएगा क्या? तो आपका मार्केट में काम नहीं होगा। गांधी जी की फोटो वाला नोट ही चलेगा, असली नोट ही चलेगा। वैसे ही हमारे अंदर बहुत सारे रसायन होते हैं, एटीपी भी होता है, एडीपी भी होता है और एमपी भी होता है, लेकिन ऊर्जा केवल एटीपी से प्राप्त की जाती है। ये हमारे शरीर की ऊर्जा मुद्रा है। हर मेटाबॉलिक एक्टिविटी और वापसी क्रिया में एटीपी की आवश्यकता होती है, और ये एटीपी फॉर्मिंग या एटीपी बनाने का काम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर किया जाता है। अब एटीपी ऊर्जा मुद्रा और वर्नाकॉन्ड्री माइटोकॉन्ड्रिया, तो इसको हमारी कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, या फिर शक्ति गृह भी हम इसको कह सकते हैं। अच्छा, माइटोकॉन्ड्रिया तो इंग्लिश का नाम है, इसका हिंदी नाम भी आपको पता होना चाहिए। हिंदी में इसको सूत्रकणिका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूत्रकणिका। माइटोकॉन्ड्रिया को डिटेल से अपन पढ़ चुके हैं कोशिका वाले चैप्टर में, जो थोड़े दिनों पहले पढ़ाया था मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कोशिका की किस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है? तो कोशिका में देखना, एस प्रावस्था जो होती है इसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। एक कोशिका 2n मान लो एक कोशिका है, तो इसमें आगे कोशिका विभाजन होगा। कोशिका विभाजन में एक कोशिका से दो कोशिका बन जाती है। तो कोशिका विभाजन जो होता है दोस्तों, उससे पहले कोशिका रेस्ट करती है और कोशिका विभाजन की तैयारी करती है। तो जब वो कोशिका विभाजन की तैयारी करती है उस अवस्था को इंटरफेज कहा जाता है। इंटरफेज, और इंटरफेज की उप अवस्था होती है 3। पहली होती है G1, दूसरी होती है S और तीसरी होती है G2। तो जो S प्रावस्था होती है, इस S प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है और डीएनए की मात्रा जस्ट डबल हो जाती है। ओके, तो ये S प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने लायक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, पत्तियों में घड़ती रंध्र पाया जाना कौन सा अनुकूलन है? अच्छा क्वेश्चन है। पत्तियों में घड़ती रंध्र क्या होते हैं? ये पत्तियां जो होती है, ये पत्तियां जैसे मान लो कोई प्लांट की पत्ती है, तो आपको पता है इनकी निचली सतह पर जो है अधिक रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र का मतलब छेद। तो इन छेदों से क्या होता है? रंध्रों से क्या होता है? पत्तियों का वाष्पोत्सर्जन होता है और इनसे जलवाष्प के रूप में पानी बाहर निकलता है। अगर ये छेद बड़े हुए, ये रंध्र बड़े हुए, तो पानी ज्यादा बाहर निकलेगा, और ज्यादा पानी बाहर निकलेगा तो जो पौधा है उसके अंदर पानी की कमी हो जाएगी, पौधा मुरझा जाएगा। तो छेद छोटा होना चाहिए। दूसरा, अगर ये छेद सतह पर होते हैं तो सतह पर क्या होता है कि इनमें वाटर लॉस ज्यादा होता है। तो मरुभूमि परिस्थितियों में, यानी कि जहां पर रेगिस्तान वगैरह जैसा माहौल है, तो वहां के जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पत्तियों में जो छेद होता है, जो रंध्र होता है, वो गहराई पर होता है। आप बोलोगे पत्ती तो इतनी पतली होती है, तो अपन माइक्रोस्कोप में देखते हैं दोस्तों तो ये ऐसी नजर नहीं आती है, इतनी पतली पत्ती है। इसको भी आप माइक्रोस्कोप में देखो तो आपको कोशिकाओं के बहुत सारे लेयर्स नजर आएंगे। जैसे ये मैं बना रहा हूं, ये एपिडर्मिस है,
इसके आगे नीचे अलग कोशिकाएं होगी और फिर नीचे अलग कोशिकाएं इस तरह से। तो ये एक पत्ती की मोटाई है, जैसे एक पत्ती दिख रही है आपको, ये एक पत्ती दिख रही है, तो इसको आप मोटाई से ऐसे काटो, इसकी मोटाई देखो तो माइक्रोस्कोप में वो भी बहुत बड़ी होगी। तो ये सतह पर रंध्र नहीं होते बल्कि ऐसे इनके रंध्र गहराई में होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर वाटर लॉस कम करना होता है। अगर ज्यादा पानी का लॉस हो गया तो पहले रेगिस्तान में फैलनी पड़ जाएगी। इस वजह से वाटर लॉस से बचने के लिए क्या करते हैं कि अपने घटती रंध्र बनाते हैं, ऐसा उनके अंदर अनुकूलन विकसित हो गया पादपों में। तो घटती रंध्र यानी कि धसे हुए रंध्र पाया जाना मरुद्भिद अनुकूलन है। आप समझते हो ना अनुकूलन क्या होता है? एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब जो हमारे आसपास का वातावरण है उसके अकॉर्डिंग ढल जाना। जैसे आप देखना कि जो पौधे पानी में रहते हैं इनकी पत्तियां कटी फटी होती है, और जो पानी के अंदर रहने वाली पत्तियां होती है वो गलती नहीं है, और पानी के ऊपर कुछ अलग प्रकार की पत्तियां होती है। अच्छा, एक पौधे पर दो या प्रकार की अधिक प्रकार की पत्तियां पाई जाना, इसको विषम पर्णता कहा जाता है। ओके, तो जलीय पादपों में विषम पर्णता देखने को मिलती है। इसके बाद देखना, आप देखोगे हिमालय के अंदर जो वन पाए जाते हैं वो इस तरह से तिकोने तिरछे होते हैं। वो तिरछे क्यों होते हैं? बर्फ गिरेगी तो बर्फ फिसल करके चली जाएगी, तो ये वहां का अनुकूलन है। तो जहां का जैसा वातावरण होगा उसके अकॉर्डिंग वैसा अनुकूलन आया जाएगा। जैसे यहाँ पर घटती रंध्र पाया जाना मरुद्भिद अनुकूलन है। और मरुद्भिद अनुकूलन क्या होता है? जैसे जो पादप होते हैं, इन पादपों की जो पत्तियां होती है ये छोटी छोटी होती है। आपने देखा होगा खेजड़ी जो होती है, खेजड़ी जिसकी पत्तियां बहुत छोटी होती है। अब खेजड़ी जो रेगिस्तान में या मरुद्भिद पृथ्वी में पाया जाता है, पत्तियां छोटी होगी तो फिर इसके अंदर वाटर लॉस कम होगा, मरुद्भिद पृथ्वी से आसानी से बचा जा सकता है। इनके घटती रंध्र होते हैं। मरुद्भिद पादप जैसे आपने आंकड़ा देखा हो, आप इसको कहते हैं अपन कैलोट्रोपिस, तो कैलोट्रोपिस के ऊपर एक मोमीय परत चढ़ी होती है क्यूटिकल की, तो अपन ये भी कह सकते हैं ये भी एक मरुद्भिद अनुकूलन है कि किसी पत्ती के ऊपर मोमीय परत चढ़ी रहती है क्यूटिकल की। ये क्या करती है? ये भी वाटर लॉस से बचाती है, जल हानि से बचाती है। मरुद्भिद पादपों की जड़ें ज्यादा गहराई में होती है क्योंकि पता है मरुस्थल में पानी नहीं मिलेगा, तो इन पादपों की जड़ें जो है अधिक गहराई में पाई जाना, ये भी मरुद्भिद अनुकूलन है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन 21 के बाद क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये रहा, हाँ, निम्न में से कौन सा जंतु जो है वो आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है? जंतु जोंक आर्थ्रोपोडा का नहीं है। जोंक जो होता है खून पीता है, इसको कहा जाता है, ये आर्थ्रोपोडा का नहीं है। फीताकृमी भी नहीं है, तारा मछली भी नहीं है। घरेलू मक्खी आर्थ्रोपोडा का। अब ये आर्थ्रोपोडा क्या होता है? जैसे जंतुओं के अलग अलग जो है वर्ग होते हैं जंतु जगत का। सबसे पहले पोरीफेरा, सिलेंड्रिका, टिनोफोरा, प्लेटियन मंदिर, एस्केल मंदिर, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकोनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा। तो ये अलग अलग वर्ग होते हैं। इनमें जो आर्थ्रोपोडा वर्ग होता है, आर्थ्रोपोडा वर्ग लिखा है, इसको अपन संघ बोलेंगे। आर्थ्रोपोडा जो संघ होता है, आर्थ्रोपोडा संघ के जंतु होते हैं, इसमें आर्थो का मतलब होता है संधि युक्त, और पोडा का प्लस पोडा का मतलब होता है पैर या उपांग, संधि युक्त पैर या उपांग, या फिर बोल सकते हैं इसके अंदर जो जॉइंट्स होंगे या अपेंडिकुलर होंगे वो संधि युक्त होंगे। जैसे देखना, आपने कॉकरोच देखा होगा तो कॉकरोच की टांगे इस तरह से जुड़ी हुई, आपने चींटी देखी होगी तो इनके टांगे इस तरह से जुड़ी हुई, या इनके शरीर जो होते हैं अलग अलग खंडों में इस तरह से विभक्त होते हैं। तो शरीर का उपांग खंडों के रूप में विभक्त होना वो जो आर्थ्रोपोडा संघ का जंतु है। तो घरेलू मक्खी जो होती है ये भी आर्थ्रोपोडा संघ की है। आप मकड़ी की बात करो, आर्थ्रोपोडा संघ का है। आप किसी भी कीट की बात करो, सारे कीट आर्थ्रोपोडा संघ में। और आर्थ्रोपोडा संघ में किस वर्ग में आते हैं? तो कीट आते हैं इंसेक्टा वर्ग में। किसमें आते हैं? इंसेक्टा। इसलिए कीट को इंसेक्ट कहा जाता है। और ये इंसेक्टा वर्ग किसमें आता है? ये आर्थ्रोपोडा संघ में आता है। तो जितने भी आप कीट पढ़ते हो सारे आर्थ्रोपोडा है। अगर एनसीईआरटी की बात की जाए तो आप अगर 10 जीव देखते हो तो 10 में से जो 7 जीव आपको आर्थ्रोपोडा के मिलेंगे, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। प्रैक्टिकली हम देखें आजकल की जो बुक देखी तो उसमें लिखा रहता है कि आप 10 जीव देखते हो तो 9 जीव आर्थ्रोपोडा के मिलते हैं, लेकिन कुल मिला के ज्यादातर जीव आपको आर्थ्रोपोडा के देखने को मिलते हैं। तो आप जंतु जगत में सबसे बड़ा संघ देखो तो वो आर्थ्रोपोडा का ही होता है। ओके, ध्यान रखना। घरेलू मक्खी के ऊपर अच्छा क्वेश्चन बनता है। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है मस्का डोमेस्टिका। इसको घरेलू मक्खी कहते हैं। इसी तरह से एक मोटी मक्खी और होती है जिसको फल मक्खी कहा जाता है। फलों के ऊपर आपने कभी देखी हो फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई जिसको कहा जाता है। तो फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है ड्रोसोफिला। क्या नाम होता है? ड्रोसोफिला मोलनोगेस्टर। ड्रोसोफिला मोलनोगेस्टर फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम होता है। ये इंपॉर्टेंट है फल मक्खी का वैज्ञानिक नाम। क्यों? क्योंकि फल मक्खी के ऊपर एक साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे। बायोलॉजी की एक शाखा होती है जेनेटिक्स या आनुवंशिकी, उसमें जो है आनुवंशिकी के ऊपर एक्सपेरिमेंट सबसे ज्यादा किए थे टीएच मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने। तो थॉमस हंट मॉर्गन ने जो अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो ड्रोसोफिला नाम की फल मक्खी पर किए थे, इसलिए फल मक्खी का नाम भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ड्रोसोफिला के ऊपर इसने मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए और लिंकेज या सहलग्नता शब्द दिया था और सहलग्नता के बारे में बताया, लिंकेज थ्योरी के बारे में बताया।
तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अभी का कि सहलग्नता जो होती है, सहलग्नता जिसको इंग्लिश में लिंकेज कहा जाता है, ये लिंकेज शब्द किसने दिया? लिंकेज शब्द जिस साइंटिस्ट ने दिया उस साइंटिस्ट का नाम था टी.एच. मॉर्गन, टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन। और इन्होंने लिंकेज थ्योरी भी दी, यानी सहलग्नता सिद्धांत भी इन्होंने दिया। और इन्होंने किस पर काम किया? इन्होंने ड्रोसोफिला मोनोगैस्ट्रा नाम की फल मक्खी पर काम किया। तो घरेलू मक्खी का नाम मस्का डोमेस्टिका और फल मक्खी का नाम ड्रोसोफिला मोनोगैस्ट्रा। इसी के साथ एक और देख लेते हैं, जैसे मधुमक्खी होती है, मधुमक्खी। तो मधुमक्खी जो होती है, इस मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका होता है, एपिस इंडिका। ओके, तो ये कुछ याद रखने लायक बातें थी। मधुमक्खी और फल मक्खी और घरेलू मक्खी, किसी भी मक्खी की बात करो, सारी की सारी मक्खियां आर्थ्रोपोडा के अंदर ही आती है। ओके, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा, पौधों को जो जल प्राप्त होता है वह है आर्द्रताग्राही जल, गुरुत्व जल, बिंदुस्राव से प्राप्त जल, केशिका जल। तो देखना दोस्तों, इसका आंसर होता है केशिका जल। अब इसका कंसेप्ट होता है, जैसे मिट्टी जो होती है इसके कण दूर दूर होते हैं, तो यहाँ पर जो जल होता है वो रेस करके अंदर चला जाता है। अब अंदर चला गया वो जल किसी काम का नहीं है, गुरुत्व जल किसी काम का नहीं है, आर्द्रताग्राही जल जो है किसी काम का नहीं है, सॉरी गुरुत्व जल चला गया तो गुरुत्व जल किसी काम का नहीं है, वो पौधों तक पहुंच ही नहीं रहे। अभी पूछ रहा पौधों में जो जल आ रहा है वो आकाश है, वो कौन सा जल है? आर्द्रताग्राही, तो वातावरण की नमी से पौधे को जल अवशोषित नहीं कर रहे, तो ये भी किसी काम का नहीं। बिंदु स्राव से प्राप्त जल, जैसे बिंदु स्राव क्या होता है इसको समझते हैं, घटेशन जिसको कहा जाता है। आपने कभी सुबह सुबह देखा जो घास होती है, ये घास होती है, इस घास के ऊपर आपको पानी की बूंदें नजर आती है, जिनको शबनम कहा जाता है ना, पानी की बूंदें घास पर नजर आती है आपको। तो ये पानी की बूंदी कहां से आई? इसी को घटेशन या बिंदु स्राव कहा जाता है। मतलब कह सकते हैं अपन कि यहाँ पर जो होता है जल जो होता है इसके अंदर आता है इस तरह से, और यहाँ पर एक दाब बनता है, उस दाब के कारण धीरे धीरे जल की बूंदें यहाँ पर निकल जाती है। लेकिन घास फूस के लिए अपन इस बात को कह सकते हैं, जो मान लो यूकेलिप्टस, नीलगिरी, इतने ऊंचे पौधे, क्या इतने ऊंचे पौधों में ये जल गुरुत्व के विरुद्ध गति करके जा सकता है? नहीं जा सकता। तो इन पौधों को जल प्राप्त कहां से होता है? तो ये केशिका जल जो होता है, मिट्टी के कणों के बीच में फंसा हुआ जल, ये इन पौधों को प्राप्त होता है। अब ये कैसे होता है? मान लो एक पत्ती है, तो ये पत्ती के ऊपर मान लो नीचे की सतह पर रंध्र पाए जाएंगे, यहाँ का जल जैसे ही धूप निकलेगी गर्मी पाकर के ये जल जो होगा वाष्पित हो जाएगा, गैस में बदल जाएगा। तो इसकी जो खाली जगह होगी, इस जगह को भरने के लिए पीछे वाले अणु इसकी जगह पर आ जाएंगे। जब पीछे वाले अणु इसकी जगह पर आएंगे, इसका जगह लेने के लिए इसका पीछे वाला अणु, इसकी जगह लेने के लिए इसके पीछे वाला अणु, और सारे अणु ऐसा करते करते खिंचाव, ऋणात्मक खिंचाव आएगा, उस खिंचाव के चलते सारे अणु खिसक जाएंगे, और यहाँ पर जो होगा केशिका तो जल ये धीरे धीरे इस प्लांट के अंदर चला जाएगा। तो ये जल केशिका तो प्रभाव से गति कर रहा है, और ऐसे ऊंचे ऊंचे पात्र में गति करना इससे संभव है। जैसे आपने चिमनी देखी होगी, तो केरोसिन डाल करके आप उसको दिए को चिमनी को जलाते हो तो केरोसिन तेल चढ़ता रहता है, तो भी केशिका तो के प्रभाव से ही चढ़ता है। ओके, तो केशिका तो प्रभाव अच्छा प्रभाव है। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं ये केशिका जल पौधों को प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 24, ये रहा, खाद्य पदार्थों का समूह निम्न में से किसके द्वारा होता है? तो देखना दोस्तों, जैसे जंतुओं के अंदर कोशिकाओं का समूह उत्तक होता है, पादपों के अंदर भी कोशिकाओं का समूह उत्तक है। तो पादप के अंदर जो अंदर की तरफ उत्तकों का समूह पाया जाता है, समान बंडल पाए जाते हैं, उसको अपन फ्लोएम कहते हैं, फ्लोएम। और इसके पैरल या बाहर की साइड में इस तरह से जाइलम होता है। ये मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूँ, वैसे तो ये बहुत बड़ी भारी चीज होती है जाइलम और फ्लोएम की पोजीशन। जैसे मान के चलो फ्लोएम और जाइलम होते हैं। जाइलम जो होता है ये जल प्लस खनिजों का सम्मान करता है, और फ्लोएम जो होता है ये खाद्य पदार्थों का सम्मान करता है। मतलब मान लो पत्ती भोजन बनाती है, तो उस भोजन को जड़ तक भी तो पहुंचाना होगा, जड़ को भी पोषण की जरूरत होगी, तो फ्लोएम के थ्रू जो है वो नीचे तक पहुंचेगा। तो भोजन का या खाद्य पदार्थों का सम्मान कौन कर रहा है? फ्लोएम। जब भी अगर पूछ लेता, सॉरी जाइलम को ठीक कर रहा हूं मैं, फ्लोएम। जब भी अगर पूछ लेता जल का सम्मान कौन करता, तो उसमें हम जाइलम आंसर देता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये रहा, रंध्रों द्वारा विनिमय होता है। रंध्रों द्वारा किसका विनिमय होता है? तो देखना दोस्तों, जैसे ये रंध्र दिया है, यहाँ से क्या होगी? जलवाष्प बाहर निकलेगी। मैंने बोला जैसे पादपों के अंदर से पत्ती है, पत्ती के अंदर इस तरह से रंध्र होगा, तो रंध्र से वहां से जलवाष्प बाहर निकलेगी, और ये किसको अंदर लेता है? ये CO2 गैस को अंदर लेता है। किसको? CO2 गैस को। और पौधे कौन सी गैस छोड़ते हैं? O2 गैस भी छोड़ते हैं, भी बताना चाहिए। तो ऑक्सीजन और कार्बोहाइड्रेट का नहीं कह सकते, कोई भोजन थोड़ी ले रहा है यहाँ से। जल वाष्प और गैसों का ये हम कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि गैसों में दोनों आ गए, CO2 भी आ गए और O2 भी आ गए। आप कहोगे पौधा O2 लेता है क्या? नहीं, O2 लेता नहीं, लेकिन छोड़ता तो है ना, और CO2 लेता है। अब आप ये मत सोचना कि पौधे को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, पौधे को भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है। जो भी जीव है उसको ऑक्सीजन की जरूरत होगी, और पौधे को अपने मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जिस ऑक्सीजन की जरूरत होती है वो पूर्ति खुद से कर लेता है। मतलब ये खुद जो ऑक्सीजन उत्पन्न कर रहा है उसका एक हिस्सा ये खुद भी रख लेता है, और उसका उपयोग करके अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को पूरी करता है। इसको अपन क्या कहते हैं? इसको अपन जो सॉरी ये जो CO2 है, ये CO2 को बाहर छोड़ेगा, CO2 को ग्रहण करेगा, O2 को
बाहर छोड़ेगा। और अगर ये इसी ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन इसने बनाया इसी का खुद उपयोग कर रहा है, खुद की ऑक्सीजन खुद उपयोग में ले रहा है, तो इसको अपन प्रकाश श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश श्वसन। तो पौधों के अंदर प्रकाश श्वसन पाया जाता है और खुद की ऑक्सीजन को खुद यूज करते हैं, तो कहने का मतलब पौधे भी ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ओके, तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? जलवायु और गैसों का। क्वेश्चन नंबर 25 के बाद क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा, विखंडन का प्रमुख उदाहरण क्या है? विखंडन देखना दोस्तों, यीस्ट में मुकुलन द्वारा जनन होता है। यीस्ट एक कवक होता है, एक कोशिकीय कवक, और ये अंतः मुकुलन द्वारा जनन करता है। अमीबा में द्विखंडन द्वारा जनन होता है, और ब्रायोफिला में पत्ती होती है, और इस पत्ती से ही जड़ें निकलकर नए पौधे का निर्माण कर सकती है। कलिका यहीं पर बन जाती है, पत्ती के ऊपर, पत्ती के ऊपर कलिका बन के नया पौधा बन रहा है। लेकिन स्पाइरोगायरा जो होता है, शैवाल होता है, ये विखंडन द्वारा जनन करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्पाइरोगायरा। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27। सौर मंडल में चंद्रमा को किस श्रेणी में रखा गया है? ये तो बच्चा जानता है कि कोई भी ग्रह होता है, उस ग्रह की परिक्रमा करने वाले पिंड को अपन उपग्रह कहते हैं। तो सौर मंडल में चंद्रमा क्या है? तारा हो सकता है क्या? नहीं। तारा किसको कहेंगे? जो खुद से प्रकाश उत्पन्न कर तारा किसको कहेंगे? जो प्रकाश उत्पन्न करता है, चमकता है दूसरों के प्रकाश से। ग्रह किसको कहेंगे? जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं किसी बड़े पिंड की। क्षुद्र ग्रह भी नहीं कह सकते, उपग्रह कहेंगे। तो सौर मंडल में जो है चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 29 ये रहा, जिन पिंडों में अपना स्वयं का प्रकाश एवं ऊष्मा होती है उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? तो उन्हें हम तारे कहते हैं। तारे कहते हैं जिनमें अपना खुद का प्रकाश होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय पंचांग के अनुसार नक्षत्रों की संख्या कितनी होती है? तो भारतीय पंचांग के अनुसार 27 नक्षत्र होते हैं। और यही अगर पूछ लेता भारतीय पंचांग के अनुसार राशियों की संख्या कितनी होती है, तो हम उसमें आंसर 12 देते हैं। भारतीय पंचांग में 12 राशियां और 27 नक्षत्र होते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड कौन सा है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कि गलत होने की संभावना, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं बता रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट इसलिए बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आया तो आप गलत कर सकते हो। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड पूछे तो सबसे बड़ा पिंड सूर्य है। सबको लगता है बृहस्पति आंसर जाएगा, गलत है। बृहस्पति क्या है? हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। जबकि सौरमंडल का सबसे बड़ा पिंड यानी सबसे बड़ा कौन है? तो वो सौरमंडल में सूर्य सबसे बड़ा है। तो आंसर इसका सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 ये कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो अब ग्रह कौन सा जाएगा? बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा है। ओके, हाँ, ये बृहस्पति ग्रह के बाद क्वेश्चन नंबर 31 के बाद क्वेश्चन नंबर 32, अमाशय का कार्य नहीं है, मतलब ऐसा काम जो अमाशय नहीं करता है। भोजन का संग्रहण 4 से 5 घंटे भोजन का संग्रहण करता है अमाशय, तो इसका कार्य है। अवशोषण, देखो जो अमाशय होता है वो सरल शर्कराओं का अवशोषण कर सकता है। अल्कोहल का अवशोषण, अमाशय में मुख्य रूप से अल्कोहल का अवशोषण होता है, तो अवशोषण अमाशय में हो रहा है। पाचन, अमाशय में प्रोटीन का पाचन हो रहा है। किसका पाचन? तो प्रोटीन का पाचन भी होता है। वसा का पूर्ण पाचन, ये कभी आंसर नहीं होगा। अमाशय में वसा का पाचन होता ही नहीं है, अमाशय में केवल प्रोटीन का होता है। वसा का पाचन तो क्या होता है कि जब ग्रहणी में जब भोजन पहुंचता है तो जो आपका पित्त रस होता है वो पित्त रस वसा का पायसीकरण करता है। तो पित्त रस आने के बाद जो है वसा का पाचन स्टार्ट होता है। एक बार जब वसा का पायसीकरण होगा उसके बाद, तो अमाशय में तो पॉसिबल ही नहीं है वसा का पायसीकरण, तो अमाशय में कभी भी वसा का पाचन नहीं होता है। तो आंसर क्या चला जाएगा? द, क्योंकि ये पूछ रहा कौन सा इसका काम नहीं है, तो द इसका काम नहीं है। इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से वायु प्रदूषक नहीं है। वायु प्रदूषक नहीं है यानी कि वायु में प्रदूषण नहीं करती। तो कच्ची गैसें CO2 और SO2 ये वायु प्रदूषण करती है। देखो गैस है और वायु में क्या कोई गैस होगी प्रदूषण तो करेगी, हम नहीं जानते कच्ची गैस क्या है, कुछ ना कुछ तो करती होगी। SO2 गैस है, CO2 गैस है, प्रदूषण करती है। जबकि DDT आपको पता है तो केमिकल है, कोई गैस थोड़ी होती है DDT। आपने घरों में कभी DDT का छिड़काव कराया होगा, पहले चलता था तब, तो DDT कोई गैस नहीं होती है। तो ये पूछ रहा है कि वायु प्रदूषक नहीं है, तो DDT प्रदूषक है। ये मत सोचना कि DDT प्रदूषक नहीं है। DDT प्रदूषक है, एक रसायन है, इसकी वजह से भूमि प्रदूषण हो जाता है। आप जमीन पर डालो, जमीन जो है उर्वरता नष्ट हो जाती है जमीन की, तो DDT प्रदूषक है। लेकिन ये वायु प्रदूषण नहीं करता, तो वायु प्रदूषक नहीं है। तो इसमें आंसर क्या चला जाएगा? DDT। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 के बाद क्वेश्चन नंबर 34, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? ये फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये बार-बार आता है क्वेश्चन। मैंने 2-3 पेपर पहले करा, उनमें भी सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ था, फिर से आ गया, तो इसका आंसर टेंस है। अच्छा, रीड का क्वेश्चन, रीड 11 में आया हुआ क्वेश्चन है जो मैं वापस से करा रहा हूं, है ना। तो पिछली जो रीड हुई थी उसमें आया था, तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने दिया? टेंस ने दिया। आपको याद रखना है, राजस्थान पुलिस में भी आ सकता है। ओके, इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बाद 35, हरित गृह प्रभाव की प्रमुख गैस कौन सी है? तो इसका आंसर जाएगा CO2। हरित गृह प्रभाव की प्रमुख गैस कौन सी है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होता है हरित गृह प्रभाव?
देखना दोस्तों, आपने देखा होगा, आपने कभी अपनी कार जो है उसके शीशे बंद कर दिए, और शीशे बंद करने के बाद कार अगर आपने धूप में खड़ी कर दी और आप कार का दरवाजा खोलकर अंदर बैठोगे तो आपको लगेगा कार अंदर से गर्म होगी, बिल्कुल आपको गर्मी लगेगी। तो यही हरित गृह प्रभाव है। हरित गृह प्रभाव में क्या होता है, एक्चुअली अपन देखते हैं हरित गृह क्या होता है। ऐसे छोटे छोटे कांच के बक्से होते हैं, बड़े बक्से भी हो सकते हैं, जिसके अंदर पौधे रखने होते हैं अपने को, जहां पर तापमान कम होता है या जो पौधे के लिए सूटेबल टेम्परेचर है वो नहीं होता है, लो टेम्परेचर है, तो उस टाइम पे अपन क्या करते हैं, पौधों को हरित गृह में एक कांच का ऐसा बक्सा के अंदर रख देते हैं। तो इसको जब धूप में रखते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, उष्मा अंदर तो आ सकती है लेकिन इधर से बाहर नहीं जा सकती, और अंदर की उष्मा ज्यादा हो जाती है। इसी को हरित गृह प्रभाव कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा जो है गैसों की वजह से होता है। कौन सी गैस रिस्पॉन्सिबल है, यही अपन पृथ्वी के केस में देखें तो ये हमारी पृथ्वी है, और इसके चारों ओर जो होता है इस तरह से वायुमंडल है। तो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में भी जैसे CO2 गैस है, इस गैस की सांद्रता बढ़ जाती है, CO2 की ज्यादा CO2 हो जाती है, तो फिर जो पृथ्वी के अंदर सूर्य का प्रकाश आ रहा है, जो रोशनी आ रही है, जो उष्मा आ रही है, ये उष्मा अंदर तो आ जाती है लेकिन फिर बाहर नहीं जा पाती, अंदर ही अंदर घूमती रहती है, तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो जैसा इस हरित गृह में हो रहा है वैसा का वैसा कुछ मिलता जुलता इससे हो रहा है, तो इसी को अपन हरित गृह प्रभाव कहते हैं। और हरित गृह प्रभाव के लिए CO2 गैस रिस्पॉन्सिबल होती है, तो CO2 गैस की वजह से हरित गृह प्रभाव। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं। अच्छा, आपको पता है हरित गृह प्रभाव से जो है उष्मा अंदर बढ़ती जा रही है, बाहर नहीं निकल रही है, तो टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो इससे विश्व का उष्ण या टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वैश्विक उष्णन भी इसको कह सकते हैं। इसकी वजह से ध्रुवों की बर्फ पिघलती जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 ये रहा, निम्न में से कृत्रिम पारितंत्र कौन सा है। कृत्रिम यानी कि जो ह्यूमन ने बनाया हो, नेचर ने नहीं बनाया, मनुष्य ने बनाया हो। तो देखना, वन क्या जो है जंगल हमने बसाया, नहीं, जंगल तो प्रकृति ने बसाया, तो यहाँ पर जंगल आंसर हो नहीं सकता। घास के मैदान हमने नहीं बनाए भैया, वो प्राकृतिक रूप से बने हुए। रेगिस्तान हमने नहीं बनाया, आपको पता है तो प्राचीन काल में बना था, जहाँ पर 33 सागर हुआ करता था, वहां पर रेगिस्तान है, तो वो भी हमने नहीं बनाया। सस्य, सस्य क्या होता है, जो खेत खलिहान होते हैं, ये वाला पारितंत्र किसने बनाया, खेत खलिहान का जो पारितंत्र है दोस्तों, ये पारितंत्र मनुष्य ने बनाया। आपको अगर पता हो तो हम जो है बीज बोते हैं, हम जो है फसल को बड़ा करते हैं, और फसल जब बड़ी होती है तो ये कृत्रिम पारितंत्र है। पारितंत्र किसको कहते हैं, जिसमें जैविक और अजैविक घटक दोनों हो। तो यहाँ पर आपको पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं, जैविक घटक है, कीड़े मकोड़े नजर आ रहे हैं, जैविक घटक है, इसके अंदर मिट्टी है, पानी है, सूर्य का प्रकाश है, तो ये सारे अजैविक घटक है। जैविक और अजैविक घटक एक साथ हैं, इसका मतलब ये एक पारितंत्र है, और ये हमने बसाया, ह्यूमन ने बसाया, तो इसका मतलब ये कृत्रिम पारितंत्र। तो आंसर क्या हो जाएगा, सस्य, है ना, खेत के लिए। नेक्स्ट अपन देखते हैं, जैसे आपको है ना वो एक्वेरियम होता है ना, जिसमें मछली पालते हैं, काम सजावट के रखते हैं, तो वो भी एक कृत्रिम पारितंत्र उसको अपन बोल सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 37 ये रहा, भोजन का वह घटक जिसको ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। देखो, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत भोजन के दो घटक होते हैं, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों ही ऊर्जा के स्रोत होते हैं, इससे भी ऊर्जा मिलती है, घी तेल जो आप खाते हो उससे भी ऊर्जा मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट चावल रोटी जो खाता है उससे भी ऊर्जा मिलती है। लेकिन प्राथमिक ऊर्जा का दोनों ही प्राथमिक ऊर्जा के स्रोत है, लेकिन दोनों में पहले ऊर्जा किससे मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट से। और जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट नहीं बचेगा तो उस टाइम पे वसा से ऊर्जा मिलेगी। तो पहले कार्बोहाइड्रेट आंसर जाएगा, अगर कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में ना होता तो हम वसा टिक करते। क्वेश्चन विशेष रूप से ध्यान रखना। 37 के बाद 38 क्वेश्चन ये रहा, एड्स रोग का प्रसार नहीं होता है रक्त द्वारा। आपको पता है किसी को एड्स हो रखा है और उसको इंजेक्शन लगाया, उसी सुई से आपको इंजेक्शन लगाया तो फिर एड्स फैल जाता है, एड्स हो जाता है, तो इसका मतलब रक्त द्वारा तो एड्स का प्रसार होता है। माता से संतान में, माता के प्लेसेंटा से जो है संतान में भी एड्स का संक्रमण हो जाता है। फिर यौन संबंध द्वारा, सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से भी जो है एड्स का प्रसार हो जाता है। स्पर्श द्वारा, छूने से एड्स नहीं फैलता है। ध्यान रखना दोस्तों, छूने से कभी भी एड्स नहीं फैलता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, स इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, अनुदैर्घ्य तरंग में माध्यम के कणों का कंपन कैसे होता है। देखना दोस्तों, अनुदैर्घ्य तरंग ऐसी तरंगे जो इस तरह से संपीड़न और विलयन के माध्यम से गति करते हैं। मतलब ये कण एकदम पास पास आ जाते हैं, फिर कण दूर दूर, फिर कण पास पास, तो मतलब इधर तरंग की जो है गति की दिशा इधर है, और इधर इन कणों का कंपन होता है गति की दिशा में, तो इनको अपन अनुदैर्घ्य तरंग कहते हैं। तो क्या करें, तरंग के कणों का कंपन किधर होता है, तो गति की दिशा में ही होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि कुछ तरंगे ऐसी होती है जिनमें कण उधर गति करते हैं ऊपर नीचे, और तरंग का संचरण इस दिशा में होता है। तो तरंग संचरण के लंबवत अगर जो है कणों का कंपन हो रहा है तो उसको अपन इसको अनुप्रस्थ तरंग बोलेंगे, और तरंग संचरण की दिशा में होता है तो अनुदैर्घ्य तरंग बोलेंगे। ध्वनि तरंग एक प्रकार की अनुदैर्घ्य तरंग होती है, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, हाँ, ध्वनि की चाल अधिकतम कहाँ होती है।
तो देखना दोस्तों, मैंने इसको पहले भी आपको बताया था, एक बार फिर से बताता हूँ। ध्वनि तरंग जो चाल होती है वो अधिकतर ठोसों में होती है। आपने देखा होगा, आप कहीं पर ट्रेन का वेट कर रहे हो प्लेटफॉर्म पर, आपको ट्रेन नजर नहीं आती है, तो आप पटरी के पास कान लगाते हो ऐसे, तो दूर कहीं ट्रेन होती है तो भी आपको सुनाई देती है। तो इससे पता चलता है कि बाहर का माध्यम तो वायु था, वायु में आपको ट्रेन की आवाज नहीं आई, और आपने पटरी पर जो कान लगाए तो उस लोहे में आपको ट्रेन की आवाज आ गई। तो इससे भी सिद्ध होता है कि ठोसों में जो है ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। तो अपन सीक्वेंस देख लेते हैं ध्वनि की चाल। ध्वनि की जो चाल होती है ये ठोस में सबसे ज्यादा होती है, ठोस से कम द्रव में होती है, और द्रव से कम गैस में होती है। गैस में ध्वनि की चाल सबसे कम होती है। ओके, और एक होता है निर्वात। तो निर्वात में तो ध्वनि की कोई चाल ही नहीं होती, निर्वात में ध्वनि का संचरण होता ही नहीं है, ध्यान रखना। यही बात करें प्रकाश की, तो प्रकाश जो होता है इसका संचरण निर्वात में सबसे तेज गति से होता है, निर्वात में सबसे ज्यादा, फिर गैस में उससे धीमी गति से होगा, द्रव में उससे धीमी गति से, और ठोस में सबसे धीमी गति से। जैसे आप देख सकते दीवार की इस साइड में आप बल्ब जलाओ, क्योंकि दीवार के उस साइड आपको सुनाई देगा, बल्ब जो दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा, तो दीवार को पार नहीं कर सकता, ठोस को प्रकाश पार नहीं कर सकता। द्रव पानी के अंदर जो आप टॉर्च चलाओ तो ज्यादा दूरी तक लाइट नहीं देगी, लेकिन गैस हमारे आसपास वायु है और अभी बल्ब चल रहे हैं तो भी मेरे चेहरे पर रोशनी आ रही है, मतलब वायु में है, प्रकाश का प्रसार हो रहा है, प्रकाश की तरंगें चल रही है। इस तरह से सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंच रहा है, और निर्वात है, और निर्वात होते हुए प्रकाश आ रहा है, तो निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है। तो ध्वनि और प्रकाश की जो तरंगें होती है, यही डिफरेंस है। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोसों में होती है, सबसे कम गैस में होती है, और प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में, उससे कम गैस में, और बिल्कुल ही न के बराबर ठोस में होती है प्रकाश की चाल। नेक्स्ट अपन बढ़ जाते हैं आगे 40 के बाद 41। घड़ी की सुइयों में घंटे वाली सुई का आवर्त काल क्या होता है? आवर्त काल मतलब आवर्ती गति किसको कहते हैं? ऐसी गति जो निश्चित समय अंतराल बाद दोहराई जाती है उसको अपन आवर्ती गति कहते हैं। घड़ी की सुई है भैया, ये सुई यहाँ से चलना शुरू की और फिर से यहीं पर पहुंच गई, तो जहां से चले वहीं पर पहुंच गए, तो हम कहेंगे कि इसका एक आवर्त काल पूरा हो गया। तो घड़ी की कौन सी सुई पूछिए? घंटे की सुई। अब घंटे की सुई यहाँ से चल करके वापस यहाँ पर आएगी तो इसको कितना टाइम लगेगा? तो जो उसमें बहुत सारे जो है 24 घंटे चिपका के आ जाते हैं, जबकि ये गलत है, 24 घंटे इसका आंसर नहीं होगा। घड़ी की सुई 24 घंटों में यहाँ पर 2 बार आ जाती है। जब घड़ी की सुई यहाँ पर चलती है 12 बजे से, तो दिन के 12 बजे चली तो रात के 12 बजे भी तो वापस यहाँ पे पहुंच जाएगी, यानी कुल मिला के यहाँ तक पहुंचने में इसको 12 घंटे ही लगते हैं। तो घड़ी की सुई की घंटे की जो सुई होती है इसमें 12 घंटे इसका आवर्तकाल बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। एक तरंग जिसकी चाल 350 मीटर प्रति सेकंड है, तरंग दैर्घ्य 50 सेंटीमीटर है, तो इसकी तरंग की आवृत्ति क्या होगी? देखना दोस्तों, तरंगों के लिए तरंगों का चैप्टर मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन आपको मैं डायरेक्ट सूत्र बता रहा हूँ, ये सूत्र आपको हमेशा याद रखना है। ये जो है तरंग की आप चाल बताते हो, ध्वनि तरंगों की चाल, ध्वनि तरंगों की चाल क्या होती है? v बराबर म्यू लैम्डा, ये सूत्र आपको याद रखना है ध्वनि तरंगों के लिए। v जो है ये ध्वनि की चाल है, यहाँ पर म्यू जो है ये इस चिन्ह को म्यू कहते हैं, म्यू जो है ये आवृत्ति है, आवृत्ति, और ये जो लैम्डा है इसको अपन तरंग दैर्घ्य कहते हैं, तरंग दैर्घ्य, लैम्डा तरंग दैर्घ्य। इस सूत्र से अपन ऐसे क्वेश्चन हल कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये एक ही सूत्र ध्यान रखना ध्वनि तरंगों के लिए, चाल के लिए। ये क्या पूछा? ध्वनि तरंग की चाल इतनी है, तरंग दैर्घ्य इतनी है, आवृत्ति पूछी। ये चाल बोलो कितनी दे दी? ध्वनि तरंग की चाल 350 मीटर प्रति सेकंड। ओके, बराबर म्यू आवृत्ति हमसे पूछी है, और लैम्डा कितना दे दिया? 50 सेंटीमीटर, तो ये लिखा 50। अब देखना दोस्तों, सेंटीमीटर है और इधर क्या आ रहा है? मीटर, और हमारा पता है लंबाई का ऐसे मतलब मीटर होता है, तो इधर मीटर में ले रखे तो इधर भी मीटर में लेना पड़ेगा। और 1 सेंटीमीटर में अपन जानते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और यहाँ पे 50 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो अपन बोल सकते हैं कि इसको आधा सेंटीमीटर ही बोल सकते हैं अपन, 50 आधा मीटर ही बोल सकते हैं, 50 सेंटीमीटर यानी कि आधा मीटर। तो अपन इसके बट्टे में 100 लिख देंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा? मीटर में चेंज हो जाएगा। तो मीटर में चेंज कर दिया, अब इस मीटर से ये वाला मीटर कट हो जाएगा। अब देखना 1 0 से 1 0 गया, और ये जो है 0.5 बन गया। चलो 0.5 नहीं बनाते, इसको ऐसे रहने देते, ये 5 के पारे से 1 बार कटा, ये 5 के पारे से 2 बार कटा। अब ये 2 इधर चला जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा? गुणा 350 से गुणा होगा तो 700 हो जाएगा, और 700 और ये आ गया न्यू, और ये क्या होगा? मीटर से मीटर तो कट गया था, 1/सेकंड, 1/सेकंड को हर्ट्ज कहा जाता है। तो ध्वनि की जो आवृत्ति म्यू है ये 700 प्रति सेकंड भी बोल सकते हैं या 700 हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। तो आंसर कौन सा चला जाएगा? 700। तो आपको बस ये सूत्र ध्यान में रखना है, 2 चीजें, पहली सूत्र और दूसरा आपको तरंग दैर्घ्य का जो मात्रक है इसका ध्यान में रखना है, हमेशा मीटर में ही रखना है। इधर भी अगर सेंटीमीटर में दिया तो उसको मीटर में चेंज करते, रखते मीटर में ही। ओके, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। ये रहा, प्रति सेकंड पूर्ण किए गए दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? 1 सेकंड में कितने दोलन पूरे कर रहे हैं, इसको अपन आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति, है ना। जैसे मान लो ये एक दोलन में इतना हो रहा है, अब किसी के अंदर ये एक दोलन इतने टाइम में एक वस्तु इतना एक दोलन पूरा कर रही है,
और ये ज्यादा दोलन पूरे कर रही, तो हम बोलेंगे इस ये बी ग्राफ है और ए ग्राफ है, हम बोलेंगे बी ग्राफ की आवृत्ति अधिक है। क्या अधिक है? आवृत्ति, क्योंकि ये कम टाइम उतना ही टाइम में ज्यादा दोलन कर रहे हैं, तो इसको अपन आवृत्ति को कह सकते हैं कि 1 सेकंड में पूरे किए गए दोलनों की संख्या। इसको ज्यादा डिटेल से समझेंगे तो टाइम ज्यादा खा जाएगा, आपको सीधा ही याद रखना है। कंपन करती हुई एक वस्तु का आवर्तकाल 0.2 सेकंड है, तो वस्तु में कंपन की आवृत्ति क्या होगी? आवृत्ति जो होती है या आवृत्ति, इसको अपन लिखते हैं 1 बटा आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर 1 बटा हुआ आवर्तकाल। ये सूत्र भी आपको ध्यान रखना है, 2 सूत्र हो गए। आवृत्ति बराबर 1 बटा हुआ आवर्तकाल। ओके, ये सूत्र से आप इसको हल कर सकते हो। क्या पूछा है? इसकी आवृत्ति, तो आवृत्ति ये रही बराबर 1 बटा हुआ आवर्तकाल कितना बोला? 0.02 सेकंड। 0.02 सेकंड, तो 0.002 ये हटा पॉइंट और ऊपर क्या लग गया? 20। अब ये घटा एक बार और ये हो गया 50, तो 50 इंटू ये रहा 1 और प्रति सेकंड या 50 प्रति सेकंड बोल सकते हैं इसको, 1 बटा सेकंड, उसी को अपन क्या कहते हैं? हर्ट्ज, तो 50 हर्ट्ज। आंसर ये रहा 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 44 के बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45 में। घड़ी में सेकंड वाली सुई का आवर्तकाल कितना होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। ये सेकंड वाली सुई, अब आवर्तकाल भी जस्ट बताया था मैंने कि जहां से चले वहीं पर वापस पहुंच गए तो वो आवर्तकाल है। इस बार किसका पूछा? सेकंड वाली का। तो सेकंड वाली सुई यहां से चले वापस यहीं पर पहुंचने में कितना टाइम लगती है? 1 मिनट लेती है, तो इसका आवर्तकाल क्या हो गया? 1 मिनट हो गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अब अपना क्वेश्चन नंबर 45 के बाद क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 आ जाओ, ये रहा क्वेश्चन नंबर 46। श्रव्यता सीमा कितनी होती है? तो देखना दोस्तों, ध्वनि की जो आवृत्ति होती है अगर ये 20 हर्ट्ज से कम है, तो 20 हर्ट्ज से कम को अपन सुन नहीं पाते हैं, इसको अवश्रव्य ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? अवश्रव्य। इसके बाद होती है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज। 20 से लेकर के 20,000, इसको अपन सुन सकते हैं, इसको श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, इसको भी अपन सुन नहीं सकते, इसको पराश्रव्य ध्वनि कहते हैं। पराश्रव्य। तो ध्वनि की 3 रेंज बता दी, श्रव्य, अवश्रव्य, पराश्रव्य। ये बोले श्रव्यता, यानी इंसान कितनी सुन सकता है? तो इंसान तो 20 से लेकर के 20,000 वाले सुन सकता है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाले हमारी है। जैसे पराश्रव्य ध्वनि है, तो चमगादड़ वगैरह होते हैं, ये ऐसी ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जैसे अल्ट्रासाउंड होती है, तो उनमें भी पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न की जाती है। अब इन ध्वनियों को अपन सुनते नहीं है, ये जीव इनको सुन सकते हैं। ओके, अल्ट्रासाउंड में ऐसी ध्वनि यूज करते हैं पराश्रव्य वाले। हमारी परास कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच ही हमारी परास होती है। क्वेश्चन नंबर 46 के बाद 47 क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है 47वां क्वेश्चन। न्यूटन का जो था गुरुत्वाकर्षण नियम, ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम सार्वत्रिक होता है। यह सदैव, क्योंकि यह सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है, सौरमंडल के सभी सदस्यों पर लागू होता है, सभी द्रव्यमान ध्रुवीय पर लागू होता है और माध्यम से प्रभावित नहीं होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सुनना दोस्तों, न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम था, इसका फॉर्मूला होता है F बराबर Gm1 m2 अपॉन r²। ये जो फॉर्मूला है ये कूलाम नियम का समझाता होता है, यानी एक साइंटिस्ट कूलाम था, उसने फॉर्मूला दिया था F बराबर K Q1 अपॉन r²। ये आवेशों के लिए लगता है, आवेश के लिए, और ये द्रव्यमान के लिए लगता है। अब आवेश में प्लस और माइनस दोनों टाइप के द्रव्यमान होते हैं, तो ये वाला फॉर्मूला आकर्षण प्रकृति का भी होता है और प्रतिकर्षण का भी होता है। मतलब जैसे चुंबक होते हैं, तो एक चुंबक आकर्षण भी करता है, चुंबकों में प्रतिकर्षण भी होता है। ऐसे अगर आप द्रव्यमान की बात करो तो द्रव्यमान कभी भी ऋणात्मक नहीं होता। मैं कह सकता हूँ किसी वस्तु का द्रव्यमान 0 हो सकता है, मतलब अगर कोई वस्तु स्थिति में नहीं, हमसे कल्पना कर रहे हैं, तो उसका द्रव्यमान 0 है, लेकिन 0 के अलावा सारे पॉजिटिव द्रव्यमान होंगे, किसी का द्रव्यमान नेगेटिव नहीं होता। तो इस M1 M2 में कोई नेगेटिव नहीं आएगा, तो यहाँ पर कभी भी माइनस साइन नहीं आएगा F के आगे, और अगर माइनस साइन नहीं आए तो ये कभी भी प्रतिकर्षण प्रकृति का नहीं होगा, हमेशा आकर्षण प्रकृति का होगा। आकर्षण प्रकृति का होना क्या इसको सार्वत्रिक बताता है? नहीं, आकर्षण प्रकृति का होना सार्वत्रिक नहीं होता है। ये आकर्षण प्रकृति का होना होता है, सही बात है, लेकिन अपन ये नहीं कह सकते इसी वजह से सार्वत्रिक होता है। सौरमंडल के सभी सदस्यों पर लागू होता है, सही बात है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि इसी वजह से ये सार्वत्रिक है। सभी द्रव्यमान और सभी दूरी पर लागू होता है, सही बात है। ये माध्यम से प्रभावित नहीं होता, मेन बात ये माध्यम से कभी भी प्रभावित नहीं होता है। जैसे देख लो दोस्तों, ये चुंबक है, ये चुंबक है, इन दोनों चुंबकों को आप आस-पास रखो तो इनके बल बीच में एक बल काम करेगा जिसको आकर्षण बल कहते हैं। ओके, अब इस चुंबक के बीच में आप एक माध्यम प्रयुक्त कर दो, कुछ रख दो बीच में, तो इनके अंदर जो आकर्षण है वो घट जाएगा, आकर्षण कम हो जाएगा, तो चुंबकीय बल जो है वो माध्यम से प्रभावित हो रहा है। लेकिन यहीं आप गुरुत्व बल की बात करो तो गुरुत्व बल में जो G है, ये G गुरुत्वीय नेतांक कहलाता है। ये गुरुत्वीय नेतांक कभी भी माध्यम से प्रभावित नहीं होता है, ये फिक्स रहता है। ओके, आप जैसे मान लो ये वाला बताया मैंने, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r², इसी को अपन लिख सकते हैं F बराबर K Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोड r², और ये एप्सिलॉन नोड माध्यम में होने पर एप्सिलॉन m रखा जाता है।
कहने का मतलब माध्यम होने पर इसकी अलग वैल्यू रखी जाती है और फिर आंसर अलग निकल के आता है बल का। लेकिन इसका कभी भी जी का मान कोई अलग नहीं रखा जाता, जी का हमेशा जी ही रखा जाता है, कभी चेंज नहीं होता, तो ये माध्यम पर निर्भर नहीं करता। इस वजह से अपन कह सकते हैं कि सार्वत्रिक है। ओके, तो इसका आंसर स वाला राइट हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 47 के बाद क्वेश्चन नंबर 48 ये रहा, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक जी का मान निर्भर करता है। अभी जस्ट बताया, ये किसी पर निर्भर नहीं करता है, ये आंसर इसका होगा। प्रकृति पर नहीं, कणों के मध्य उपस्थित माध्यम पर नहीं, समय पर नहीं। मैंने बोला ना ये जी अभी बताया था, F बराबर जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। अभी बोला जी किसी पर निर्भर नहीं करता, फिक्स रहता है, इसलिए तो उसको सार्वत्रिक बोल रहे थे अपन। तो ये जी किसी पर निर्भर नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, पृथ्वी की सतह पर किसी व्यक्ति का भार जो है ये 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पर कितना होगा? आपको पता है चंद्रमा के ऊपर इंसान या जानवर कोई भी जाए तो वो हल्के हो जाता है। वे कैसे होते हैं? किसी भी वस्तु का जो भार होता है W, W का मतलब मैं भार बोल रहा हूँ, ये होता है mg। m का मतलब द्रव्यमान और g का मतलब गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो अब देखना दोस्तों, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण का गुणा जो होता है वही चीज भार कहलाती है। पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण अगर g माने तो चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण होता है पृथ्वी का 1/6 होता है। यानी पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण आप g मानते हो तो चंद्रमा का g/6 हो जाएगा, मतलब 1/6 गुना, यानी 6 गुना कम हो जाएगा, वो है ना। तो किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी के ऊपर 60 न्यूटन है और आप चांद के ऊपर उसका भार देखना चाह रहे हो, तो चांद पर W जो होगा वो mg के बराबर होगा, g डैश मान लेते हैं चंद्रमा का। m जो है ये mg पृथ्वी के ऊपर कितना था? mg 60 था और चांद पे चला जाएगा तो 60/6 यानी कि 10 न्यूटन। तो आंसर क्या आ जाएगा? 10 न्यूटन। ओके, तो चंद्रमा पर 1/6 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 और 50, निम्न में से सदिश राशि है। ऐसी राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए दिशा की आवश्यकता होती है उसको सदिश राशि कहते हैं। आपको पता है टाइम को व्यक्त करने के लिए दिशा की जरूरत नहीं होती है, कार्य भी अदिश राशि होती है, द्रव्यमान भी अदिश राशि होती है, जबकि गुरुत्वीय बल सदिश राशि है। मैं बोलूं मेरे ऊपर गुरुत्वीय बल लग रहा है, किधर? तो ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ। बल किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। पेन को फेंका, ये वापस से नीचे आया, क्यों जा रहा है? नीचे जा रहा है। कौन सा बल लग रहा है? नीचे की तरफ, गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा है, वो दिशा कौन सी है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। तो ये एक सदिश राशि है पृथ्वी पर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 के बाद 51, हाँ 4 न्यूटन के 3 न्यूटन के दो बल एक ही वस्तु पर विपरीत दिशा में। ये कोई वस्तु है, इधर की तरफ 3 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर की तरफ 4 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इस वस्तु के ऊपर परिणामी बल कितना होगा? तो 4 का इधर खींच रहा है, 3 का इधर खींच रहा है, तो परिणामी तो इस 4 की दिशा में आएगा और 4 - 3 कर दो तो कितना आएगा? 1 न्यूटन। तो 1 न्यूटन से इधर की तरफ आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 1 न्यूटन। ये 1 न्यूटन पर आंसर कब देते हैं? 1 न्यूटन आंसर तब देते हैं जब ये एक दूसरे के 180 डिग्री पर लग रहे हो। बोला ना विपरीत दिशा, तो विपरीत दिशा का मतलब ये 180 डिग्री है। अगर ये बोल देता है कि किसी कोण पर लग रहे हैं, अगर ये दोनों बल किसी कोण पर लग रहे होते तो कोण का मान तो कुछ भी हो सकता है दोनों 0 डिग्री के कोण पर, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो एक ही डायरेक्शन में 4 + 3 जुड़कर कितना हो जाते? 7 हो जाते। हो सकता है ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो, तो 4 - 3 होकर के 1 हो जाता और बीच में कोई वैल्यू आती तो 1 से 7 के बीच में कोई वैल्यू आती। तो अगर विपरीत ना बोल करके किसी कोण बोल देता उस टाइम पे अपन ये वाला आंसर देते 1 से लेकर के 7 के बीच कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसने बोल दिया विपरीत, तो हमारा आंसर क्या जाएगा? 1 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, वेग में परिवर्तन की दर क्या है? वेग में परिवर्तन की दर dv/dt, इसको अपन त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है और इसका मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, हाँ संवेग का मात्रक क्या होता है? पहले देखिए संवेग का सूत्र क्या होता है? P = mv, जहां पर m द्रव्यमान v वेग, ये इसका संवेग का सूत्र होता है। अब बोलो m द्रव्यमान किस में मापते हैं? किलोग्राम में, तो kg। v वेग को किस में मापते हैं? मीटर प्रति सेकंड में, तो kg × मीटर प्रति सेकंड हम खुद से बना के देख सकते हैं, kg × मीटर प्रति सेकंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, 5 किलोग्राम का एक पिंड 10 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से, ये मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा त्वरण का मात्रक, से सरल रेखा में गतिमान है, पिंड पर कार्यरत बल का बल परिणामी बल होगा। तो बल के लिए सूत्र याद रखना, F = ma, ये बल का सूत्र होता है, सार्वत्रिक सूत्र है, F = ma। F = m कितना बोला? 5 किलोग्राम, ये रहा 5 × a कितना बोला? 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये रहा 10, 5 × 10 50, तो 50 न्यूटन का बल इस पर हो रहा है, सरल रेखा में गति करेगा। ओके, इसके बाद देखते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 55, 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का भार कितना होता है? अभी मैंने बताया जो भार होता है ये द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण के बराबर होता है। अब भार कितना बोल दिया? 1 किलोग्राम। अब भार पूछा है इसने, है ना, W = mg, भार पूछा है, m द्रव्यमान कितना बोला? 1 किलोग्राम, और g जो होता है गुरुत्वीय त्वरण, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा 9.8 न्यूटन। तो आंसर क्या आ गया? 9.8 न्यूटन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मान के चलो आ सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, ये रहा, किसी वस्तु पर बल आरोपित होने पर क्या होता है?
देखो दोस्तों, उसकी गति की दिशा बदल जाती है। जैसे मान लो ये एक आदमी इधर की तरफ दौड़ रहा है, अचानक से कोई सामने से इसको धक्का लगा दे तो पीछे की तरफ जाएगा। तो पहले तो गति की दिशा इधर थी और बाद में इधर हो गई, तो गति की दिशा बदल सकती है, उसकी गति बदल सकती है, यहाँ गति बदल सकती है, गति की दिशा भी बदल सकती है और उसका आकार भी बदल सकता है। मान लो ये एक स्पंज है, इस पर हमने सब तरफ से बल लगाकर इसको दबा दिया तो ये संकुचित हो जाएगा, तो इसका आकार बदल गया, तो आकार बदल सकता है और गति बदल सकती है, गति की दिशा बदल सकती है। उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। हाँ, ये यदि वस्तु का द्रव्यमान एक वेग भी त्वरण है तो संवेग क्या होगा? तो संवेग जो होगा त्वरण से इसका भी कोई लेना देना नहीं, 2 मिनट पहले बताया था संवेग का फॉर्मूला P बराबर mv संवेग का फॉर्मूला होता है, त्वरण कंफ्यूज करने के लिए दिया है। ओके, आंसर ब राइट हो जाएगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 58 आ जा, ये रहा। यदि कोई वस्तु अपनी स्थिर या गतिशील अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती थी क्या होता है? देखना दोस्तों, ये वस्तु है, इसको आप स्थिर रखो तो स्थिर ही पड़ी रहेगी, कभी भी गति नहीं करेगी। कब गति करेगी? जब इस पर कोई बल लगाया जाए। और अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील ही रहना चाहिए, जब तक स्थिर नहीं होगी, जब तक इसको कोई बल आरोपित करके रोका ना जाए। आप गाड़ी चलाते हो तो गाड़ी को रोकने के लिए ब्रेक लगाना पड़ता है, मतलब कोई वस्तु गति करे तो गति करती ही रहना चाहती है, रुकना नहीं चाहती, ब्रेक लगा करके उसको रोकते हैं। और कोई स्थिर है, जैसे कोई पत्थर पड़ा हुआ है रास्ते में, तो स्थिर पड़ा रहेगा, जब तक साइड में नहीं हटेगा तब तक कोई ठोकर न मारे। तो कहने का मतलब जो गतिशील है वो गतिशील रहना चाहता है, जो स्थिर है वो स्थिर रहना चाहता है। कब गति करता है? जब तक कि उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे। इसको कहते हैं न्यूटन की गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम, और इस गुण को जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोई वस्तु स्थिर या गतिशील अवस्था में परिवर्तन नहीं कर सकती अपने जड़त्व के कारण, उस वस्तु के अंदर जड़त्व होता है, इस वजह से वो गति नहीं करते। ओके, नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59। यदि किसी वस्तु की सतह दी गई सतह पर बल दुगना कर देते हैं तो दाब क्या होता है? देखना दोस्तों, आप जानते हो बल का सार्वत्रिक फॉर्मूला F बराबर m है, तो ध्यान रखना फिजिक्स की मां बल है, इसी तरह से ध्यान रखना फिजिक्स का बाप भी बल है, F बराबर P है। याद रखना फिजिक्स का बाप बल है, याद रखने के लिए बता रहा हूं वैसे तो। बाकी F का मतलब बल, P का मतलब जो होता है, ये P का मतलब दाब होता है और A का मतलब क्षेत्रफल होता है। तो जैसे आप द्रव्यमान और त्वरण के केस में इसको याद रखते हो, वैसे इस केस में भी याद रखा करो, F बराबर P है। P का मतलब दाब और A का मतलब क्षेत्रफल। ये क्या पूछ रहा है? यदि किसी वस्तु की सतह पर बल दुगना कर दिया जाए, यानी बल की बात कर रहा है और दाब पूछ रहा है, क्षेत्रफल के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की, तो अपन बोलेंगे बल समानुपाती इसके दाब के। अब बल के साथ जो करोगे वो का वो दाब के साथ होगा। बल को क्या कर दिया? इसको दुगना कर दिया, तो ये इसके समानुपाती, ये भी कैसा हो जाएगा? दुगना, यानी कि दुगना हो जाएगा। सर आंसर इसका राइट है। नेक्स्ट अब ध्यान रखना, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 के बाद 61 नहीं 60। वह तरंग जिसमें संपीड़न विलयन है कहलाती है। तो ऐसी तरंग संपीड़न विलयन क्या होता है समझना। संपीड़न का मतलब सारे कण एकदम पास पास आ जाए, और विलयन का मतलब कण दूर दूर चले जाए। फिर संपीड़न का मतलब कण पास पास आ जाए, विलयन का मतलब दूर दूर चले जाए। तो संपीड़न और विलयन जो होता है ये ध्वनि तरंगों में पाया जाता है। किसमें? ध्वनि तरंगों में। और ध्वनि तरंगे एक प्रकार की अनुदैर्ध्य तरंगे है, जबकि एक तरंग ऐसी होती है जिसमें इस तरह से तरंगे बनती है, तो इसको स्त्रंग और गर्द कहा जाता है। इसको कहते हैं स्त्रंग। अरे यार चल यार, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, ये तो है स्त्रंग और ये जो है इसको खड्डा या गर्द है ना, गर्द। तो जो तरंग स्त्रंग और गर्द के माध्यम से संचरण करती है वो होती है अनुप्रस्थ तरंग। ये है अनुप्रस्थ तरंग। और प्रकाश तरंग एक प्रकार की अनुप्रस्थ तरंग है, जबकि ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य तरंग है। ये पूछ रहा है जिसमें संपीड़न और विलयन होता है वो तरंग कौन सी होती है? आंसर क्या जाएगा? अनुदैर्ध्य तरंग, इसका आंसर चला जाएगा। नेक्स्ट की बात जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 है अल्ट्रासोनोग्राफी जो कराते हैं उसमें फिर तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? अभी जस्ट मैंने 3 रेंज बताई थी। एक बताया था 20 से कम, दूसरा बताया था 20 से 2000 के बीच में, और तीसरा बताया था 2000 हर्ट्ज से ऊपर, और फिर बताया था जो चमगादड़ वगैरह होते हैं साउंड का उपयोग करते हैं और रात में जिनको दिखता नहीं है, फिर भी कहीं पे टकराते नहीं है। तो ऐसे आपको ध्यान रखना 20000 हर्ट्ज से ऊपर जो ध्वनि होती है इसको अल्ट्रासोनोग्राफी में यूज करते हैं, वो अभी जस्ट बताया था। तो बोला अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20000 हर्ट्ज से अधिक, द ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में आयाम का मात्रक क्या होता है? आयाम समझते हैं पहले। जैसे मान लो एक छत है, छत से आपने एक धागा बांधा और पेंडुलम को इस तरह से लटका दिया, पत्थर लटका दिया, गोली लटका दी, गुटका लटका दिया, फिर आप इसको इधर पकड़ के खींचो और छोड़ दो, तो ये इस तरह से इधर ऐसे 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 दोलन करता रहेगा। तो ये दोलन जो कर रहा है, देखना दोस्तों क्या होता है, ये इधर की तरफ जाता है, फिर इधर की तरफ जाता है, फिर इधर की तरफ जाता है। तो अधिकतम ये इसकी माध्य स्थिति है, और माध्य स्थिति से अधिकतम जो इसका विस्थापन होता है इसको आयाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आयाम। तो आप देख रहे हो विस्थापन है एक तरह की दूरी हो गई, और दूरी को किसमें मापेंगे? मीटर में। हमको पता है ऐसा मात्रक मीटर ही है। तो पूछ रहा आयाम का मात्रक क्या होता है? तो आंसर चल जाएगा मीटर आयाम का मात्रक होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 ये रहा। ध्वनि की निर्वात में चाल क्या होती है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंफ्यूज करने के लिए।
ध्वनि की चाल कितनी होती है तो अभी बताया था, निर्वात में कभी भी ध्वनि का संचरण नहीं होता है। आप चांद पर चले जाओ, कितने चिल्लाओ चीखो, साथ वाले को नहीं सुनाई देगा क्योंकि चांद पर ध्वनि नहीं है। तो निर्वात में कभी भी ध्वनि तरंगों का संचरण नहीं होता। वो से पहला ऑप्शन देखते टिक कर देते हैं। तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल होती है 3 × ध्वनि तो निर्वात में संचरण ही नहीं करती, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। वायुमंडल के आयतन के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का आयतन में कितना % योगदान होता है? तो CO2 का होता है 0.03%, यानी कि ऑप्शन नंबर राइट है। ये आपको इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन है, सीधे याद रखना है। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन का आ जाता है तो ऑक्सीजन का आपको 21% याद रखना है। इस तरह से नाइट्रोजन का आ जाता है तो नाइट्रोजन का 78% होता है। नाइट्रोजन का योगदान पूरे इसमें 78% चल जाना, 78% होता है। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 65। अम्लीय वर्षा निम्न में से किसका परिणाम है? किसकी वजह से अम्लीय वर्षा होती है? तो देखना दोस्तों, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। अम्लीय वर्षा होने का मेन रीजन है वायु प्रदूषण। आप गाड़ियां वगैरह चलाते हो, बाइक वगैरह चलाते हो, इससे धुआं निकलता है। इनमें SO2 गैस होती है, SO2 गैस। ये जो कल कारखाने होते हैं, उन कारखानों से, चिमनियों से जो धुआं निकलता है उसमें SO2 गैस होती है। ये SO2 गैस वायुमंडल में मौजूद रहती है और बादलों का निर्माण जहां हो रहा है वहां तक चली जाती है, ऊपर तक, और वहां पर जाकर जल से और इनसे क्रिया करके फिर उसको एसिडिक बना देती है। और वो एसिडिक वर्षा जब होती है तो उसको अपन अम्लीय वर्षा कहते हैं, एसिडिक रेन कहते हैं। तो किसकी वजह से हुआ? वायु प्रदूषण की वजह से हुआ। तो अपने बाइक के अंदर से अगर धुआं निकल रहा था तो तुरंत उसका इलाज करा देना चाहिए। ओके, क्योंकि अम्लीय वर्षा खतरनाक है, फसलों को भी हानि पहुंचाती है, हमारी इमारतों को भी हानि पहुंचाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। निम्न में से पौधों को मृदा से प्राप्त होने वाला पोषक कौन सा तत्व है? कार्बन। देखो कार्बन पौधे कहां से ले रहे हैं? अगर ये पौधा है तो पौधे की पत्तियां जो प्रकाश संश्लेषण करती है और पत्तियां प्रकाश संश्लेषण के दौरान CO2 गैस लेती है। अगर CO2 गैस ली तो CO2 में कार्बन है, तो अपन कह सकते हैं कार्बन तो अब इसको हवा से मिल गया। ओके, अब देखना हाइड्रोजन, पौधे को हाइड्रोजन की सीधी कोई जरूरत नहीं है, पौधा H2O चाहिए। तो H2 जो है पौधा कहां से ले सकता है? मिट्टी से ले सकता है। लेकिन वो H2 जो है ये पोषक नहीं है ना, पोषक तत्व नहीं है। फिर ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन तो इसको जरूरत ही नहीं है, तो खुद बना बना के ऑक्सीजन दे रही है। अब देखना मृदा के माध्यम से कौन सा प्राप्त कर रहा है? नाइट्रोजन। ये नाइट्रोजन इसका आंसर हो जाएगा। जैसे आपने देखा खेतों में आप यूरिया छांटते हो, यूरिया से आपकी फसल अच्छी होती है। अब यूरिया क्या होता है? CO NH2 NH2। तो यूरिया जो आप डाल रहे हो एक्चुअली उस नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ही यूरिया डाल रहे हो। तो नाइट्रोजन जो है पौधों को मिट्टी से मिलता है। यूरिया हवा में जब डालते हो, मिट्टी में ही तो डालते हो, पौधों के ऊपर मिट्टी से वो अवशोषित करते हैं पौधे भी। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर, अरे क्या हो गया, अगला क्वेश्चन कहां गया? 66 है क्या? चलो ये हो गए क्वेश्चन सारे, और भी करते हैं बातें अगले टेस्ट पेपर में। आप देखना, इस क्वेश्चन देखना, वो क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताना, और इन क्वेश्चन को सोल्व करना आप, और क्लासरूम के नोट्स जरूर देखना, आपके क्वेश्चन सारे वहां से बैठ जाएंगे। ओके, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।